class. So let's start our today's maths class. As you know, in the previous class we completed our essay1 syllabus, and in today's from today onwards we revise from chapter number 6. Chapter number 6 is algebraic expression and its identity. Algebraic expression क्या होता है हमारे पास कि अब एक न्यूमेरिकल और उसके साथ क्या हो वेरिएबल टर्म्स और ऐड हो जाए तो क्या बन जाता है algebraic expression. ठीक है, यहाँ पे हमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट लाइक टर्म. लाइक टर्म में क्या होगा हमारे पास, जो वेरिएबल्स में लाइक टर्म दिख रही है, वेरिएबल्स में लाइक टर्म मतलब जो वेरिएबल वहाँ पे सेम सेम दिख रहे हैं. जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म आगे ढूंढेंगे. अगर यहाँ पे है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उनको साइड में दूसरी टर्म के साथ कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता. लाइक टर्म में क्या देखना है, सिर्फ वेरिएबल्स जो है वो सेम होने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर. यहाँ पे आगे देखते हैं आप, ए स्क्वायर बी है, बी सिंगल में तो मतलब ये तो इसके साथ लाइक टर्म नहीं है. यहाँ बी स्क्वायर लेकिन ए की पावर 1 है. उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन गया एक टर्म और एक ये है हमारे पास. तो इन सबको क्या लिख देंगे हम ब्रैकेट में, क्योंकि हमें लिस्ट करनी है. तो हमने क्या कर दिया, इनको ब्रैकेट में डाल दिया, कोमा -9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक है, अब इसके बाद लगाएंगे कोमा. अब देखो ए स्क्वायर बी, अब इसके लाइक टर्म ढूंढनी है तो यहाँ क्या है, ए बी स्क्वायर. ए का स्क्वायर नहीं है तो मतलब ये नहीं है. इसके बाद यहाँ पे ये हो चुकी है ए बी का स्क्वायर, ये भी नहीं है तो ये क्या रहेगी, एज इट इज रह जाएगी. तो कितना हो जाएगा 6 ए स्क्वायर बी. इसके बाद ब्रैकेट ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या है ए बी स्क्वायर. तो मतलब ये दोनों लाइक टर्म है, तो इनको क्या करेंगे हम ब्रैकेट में, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है. ठीक है, हमें सिर्फ ऐसे ही वो करनी थी. अब होती है नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री बताने. डिग्री क्या होती है, एक हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें जो हाईएस्ट पावर दिखे वेरिएबल की, वही क्या होता है हमारे पास डिग्री. द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन अ गिवन algebraic equation is called the degree of that algebraic expression या degree of that polynomial. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 8a की पावर 3 प्लस 3ab माइनस 6a की पावर 4b प्लस 4b. ठीक है, ये क्या है हमारे पास सेकंड का क्वेश्चन, और हमें डिग्री फाइंड करनी है इसमें. ठीक है, तो डिग्री यहाँ सबसे पहले देखो वेरिएबल कहाँ कहाँ दिख रहे हैं, हर जगह है यहाँ पे वेरिएबल. यहाँ पावर कितनी है 3. ठीक है, इसके बाद पावर है यहाँ पे 1 और इसकी भी 1 और 1 कितना होगा 2. इसके बाद यहाँ 4 और 1 1 5 हो गया, और इसके बाद कितना है 1. तो कौन सी मैक्सिमम है, 5 पावर मैक्सिमम है. तो सीधा क्या लिख देंगे, इसकी डिग्री कितनी है 5. ठीक है, हमें सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल्स की पावर वो करनी है, जो मैक्सिमम पावर है वही क्या होती है उसकी डिग्री. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 7x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर वाई माइनस 9x वाई स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ वेरिएबल्स देखते हैं, यहाँ पे पावर कितनी है 3. ठीक है, इसके बाद x की पावर 2 और y की पावर 1. 2 और 1 कितना हो गया 3 यहाँ पे था, 3 यहाँ पे है. यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया 3. तो मतलब डिग्री क्या है यहाँ पे 3, क्योंकि 3 ही मैक्सिमम है. चाहे सेम हो अगर 2 हो, देखो अगर यहाँ पे ऐसे हो कि यहाँ पे भी अगर 5 और 5 एक और मिल जाता तो भी डिग्री 5 ही होती, क्योंकि मैक्सिमम देखना है. अब 3 5 5 इनमें मैक्सिमम 5 भी तो होगा, चाहे वो 2 टाइम्स हो 3 टाइम्स हो कितने भी टाइम्स हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ थर्ड क्वेश्चन है क्लासिफाइंग द फॉलोइंग टर्म्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल. ठीक है, मोनोमियल होता है हमारे पास जिसमें एक टर्म मतलब कि जैसे देखो प्लस या माइनस साइन से डिफरेंशिएट होकर हमारे पास टर्म्स बनती है. जैसे यहाँ पे अगर हो 3x प्लस वाई, तो यहाँ कितने साइन है प्लस साइन, और उससे कितनी टर्म्स डिफाइन हो रही है 2 टर्म्स. तो यहाँ पे कितनी है 2 टर्म्स है, तो उसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल. ठीक है, जिसमें एक टर्म हो वो क्या होता है मोनोमियल, 2 टर्म हो वो क्या होगा बाइनोमियल, 3 टर्म्स के लिए ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे उसको पॉलिनोमियल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है वो है 3x प्लस वाई. कितनी टर्म्स है यहाँ पे 1 और 2, क्योंकि प्लस साइन विल डिफरेंशिएट बोथ द टर्म्स. सो यहाँ पे क्या है 2 टर्म्स है, तो ये क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन बाइनोमियल. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो कितना है, x का स्क्वायर प्लस √3 और x माइनस 9. ठीक है, तो यहाँ पे कितना, अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है 1 2 एंड 3, तो ये क्या है ट्राइनोमियल है हमारे पास. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 माइनस x एंड प्लस 1. ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 1 2 3 एंड 4. प्लस और माइनस साइन से डिफरेंशिएट होता है, उसके बाद जो टर्म्स है 1 2 3 एंड 4
तो 3 के लिए ट्राइनोमियल था और उससे नेक्स्ट वाले उससे जो ग्रेटर थी उनके लिए क्या था, वो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। इससे नेक्स्ट जो है वहाँ पे क्या है x की पावर 3 वाई स्क्वायर और अपॉन में 5। कोई भी प्लस और माइनस साइन नहीं हो रहा, मतलब डिफरेंशिएट नहीं हो रही, तो ये क्या है हमारे पास मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पे और कोई टर्म्स नहीं है, सिंगल टर्म है, प्लस और माइनस साइन नहीं है, तो ये क्या हो गया मोनोमियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एडिशन, और एडिशन में भी हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ही लाइक टर्म्स में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या लिखेंगे, उनको साइड में प्लस करके लिख देंगे। और लाइक टर्म कौन सी होती है, हम किसमें देखते हैं, सिर्फ वेरिएबल्स में। सेम यहाँ देखो y की पावर 2 और x की पावर 2, अब हमें इसके साथ लाइक टर्म देखनी है। यहाँ पे क्या है, सिंगल सिंगल पावर में ये नहीं होगा, यहाँ पे y की पावर 2 और x की पावर 2 ये सेम है, तो इन दोनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन सबको ही प्लस करना था, तो ये इनको ब्रैकेट में प्लस। ठीक है, अब यहाँ देखो x की पावर 1 y की पावर 1, और यहाँ पे भी क्या है, x की पावर 1 y की पावर 1, तो ये क्या है, दोनों लाइक टर्म्स है, तो इनको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, जो जो साइन इनके आगे देखे वही हमें साइन क्या करना है, ब्रैकेट में लगाना, और यहाँ प्लस साइन को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, वेरिएबल्स तो अब हमें सेम दिख रहे हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स तो यहाँ एज इट इज लिख दो, और इसके आगे जो टर्म है, यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 8, 5 प्लस 8 कितना होता है 13, तो यहाँ कितना आ गया 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो वेरिएबल्स तो सेम है, तो वेरिएबल सेम लिख दो, उसके अदरवाइज टर्म क्या है, -6 + 3, साइन क्या हो गए डिफरेंट, और डिफरेंट साइन में क्या होता है, वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 - 3 = 3, और साइन किसका आता है, जो बिगर टर्म के आगे, बिगर टर्म के आगे माइनस, तो -3xy आ गया, प्लस मल्टीप्लाई, बिकॉज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस मल्टीप्लाई विद माइनस इज -3xy, तो यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे अब ये लाइक टर्म्स नहीं है, मतलब वेरिएबल्स सेम नहीं है, तो यहाँ आगे और प्लस या माइनस नहीं होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज, सो नेक्स्ट इसी का पार्ट है जिसमें हमें क्या करना है, एडिशन अगेन। तो यहाँ क्या देखेंगे हम, लाइक टर्म्स को ही लाइक टर्म्स में ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो x, y और z, और तीनों की पावर क्या है, सिंगल। ठीक है, ऐसे अब हमें वेरिएबल ढूंढना है। यहाँ देखो z, y, x, मतलब x, y, z ही है, और उनकी पावर भी क्या है, सिंगल 1 ही है, तो हम इन दोनों को, ये दोनों क्या है लाइक टर्म, और इनको क्या करना है, ऐड करना है, तो ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसके आगे कोई और x, y, z नहीं है, तो इन्हीं दोनों क्या करना है, हमें ऐड करना है, प्लस 4/5, और इसको भी मैं x, y, z लिख सकती हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम 3 × 4 लिखे या 4 × 3, आंसर सेम आता है। ठीक है, तो हम इनको एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास प्लस साइन, क्योंकि सबको एडिशन करना था। अब यहाँ देखो वेरिएबल्स यहाँ दोनों में क्या है, सेम है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 8/x की पावर 2y और -7/6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, x, y, z, और x, y, z तो यहाँ पे क्या है, सेम है, क्योंकि वेरिएबल, और इनकी क्या हो जाएगी, अब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 17 और 5 जो है दोनों किसी के वो मल्टीपल नहीं है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 17 5 का होता है हमारे पास 85। ठीक है, सो नाउ 85, 17 5 का 85 डिवाइड करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो -15, साइन क्या है बीच में, प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 17, 17 4 जा होता है 68, तो आंसर आ गया हमारे पास ये प्लस। यहाँ क्या है, वेरिएबल सेम है, तो एज इट इज लिख देते हैं उनको पीछे की साइड, और यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है। देखो 3 × 3, 3 × 2 = 6, तो कितना आ गया, 3 × 2 = 6, तो एलसीएम कितना आ गया 6। 3 को डिवाइड करेंगे, इससे कितना आएगा 2, 2 विल बी मल्टीप्लाई टू 8, बीच में साइन क्या है -6 को करेंगे 1 और 7। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 68, दोनों साइन क्या है डिफरेंट, तो मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, 68 में से 15 माइनस करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 53/85, और साइन किसका आता है, जो बिगर टर्म के आगे, बिगर टर्म के आगे क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, और उसके साथ क्या है x, y, z प्लस, यहाँ पे क्या है 16 - 7 is 9/6, और x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो सकता है, 3 2 जा 3 3 जा, तो 3/2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसमें भी हमें क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन उसमें मेथड क्या है, कॉलम वाइज मेथड। सो क्वेश्चन इज, सो कॉलम वाइज मेथड करना है, और हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स, क्योंकि यहाँ 2 कॉमास है, और उसका मतलब है ये कोई टर्म है, जैसे क्या होता है, ऐड करना है हमें 5 + 4 + 3, तो कैसे लिखेंगे उसको, 5 4 and 3,
करते हैं, इनको भी हमें कॉलम वाइज ऐसे लिखना है। तो फर्स्ट टर्म जो है उसको एडिटिव लिख देते हैं, 2pqr माइनस 7p²qr प्लस 4pqr का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कॉमन है तो मतलब अगेन टर्म स्टार्ट हो गए। अब क्या करेंगे, जो टर्म्स लाइक टर्म्स है उन्हीं में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, जहाँ पे जिसका कोई मैच ना मिले उनको साइड में लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखो, यहाँ पे अब हमें ढूंढना है pqr। pqr नहीं है क्योंकि p स्क्वायर है, यहाँ पे r का स्क्वायर है मतलब ये भी नहीं है। और यहाँ पे देखो pqnr, तो ये टर्म इसके साथ है तो क्या लिख देंगे 4pqr इसके नीचे। ठीक है, प्लस का है तो प्लस ही रहेगा। इसके बाद p²qr इस टर्म में ढूंढेंगे p²qnr। ठीक है, तो ये क्या है, प्लस का ही है तो प्लस 8p²qnr। उसके बाद pqr², वो क्या है माइनस का 3pqr²। ठीक है, अब तीसरी टर्म हो रहा है वो भी हमें ऐड करनी है यहाँ पे। तो क्या है, यहाँ पे भी हम क्या ढूंढेंगे, पहले pqr, यहाँ पे ये रहा 7pqr इसके नीचे लिख दिया। इसके बाद p²qr वो है माइनस का, तो माइनस p²qr। और उसके बाद क्या है r²pq माइनस 7pqr²। अब क्या करना है, हमें सिंपली इनको सबको ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स को करेंगे, pqr तो यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 7 is 13, क्योंकि सारे प्लस के थे तो हमने सिंपली प्लस कर दिया। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ टर्म क्या हो जाएगी, p²qr तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, -7 + 8 दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है, क्या होगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हो गया, आया आंसर 1, क्योंकि 8 - 7 is 1 और प्लस का साइन आएगा। अब 1 में हमें क्या करना है, -4। अगेन दोनों साइन क्या है, डिफरेंट साइन से क्या हो जाएगा, वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, तो -3 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट टर्म जो है उसका क्या है हमारे पास, 4 - 3। 4 - 3 कितना हो गया, 1, और उसके आगे क्या है -7 हो रहा है। तो दोनों साइन क्या है, डिफरेंट साइन में क्या होता है सब्ट्रैक्शन, और साइन इसका बिगर टर्म का, तो कितना आ गया -6pq और r²। ठीक है, कॉलम मेथड में हमें सिंपली क्या करना है, जो लाइक टर्म लिखे उन्हीं के नीचे हम लाइक टर्म लिखेंगे। जो नहीं मिले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर p² होता है तो उसको हम एज इट इज यहाँ लिख देते, और यहाँ पे भी नीचे एज इट इज यहाँ आ जाता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही सेम होगा, कॉलम मेथड से नहीं करना है। क्या हो जाएगा वहाँ पे, लाइक टर्म से लाइक टर्म माइनस करेंगे और अनलाइक में अनलाइक को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, सो सब्ट्रैक्ट वाला आपको ट्राई करना। सो स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 8 महाराजा सवाई जय सिंह भारतीय न्यूटन। तो इसमें हम महाराजा सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें क्यों भारतीय न्यूटन कहा गया है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में जयपुर नरेश महाराजा जय सिंह द्वितीय 1688 से 1743 यानी इनकी जन्म और ये मृत्यु है की वीरता के अतिरिक्त उनके गणितज्ञ, भवन निर्माण, खगोल विद्या के गहन ज्ञान का वर्णन है। उन्होंने जयपुर, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन तथा दिल्ली में भारतीय खगोल विद्या पर आधारित पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई ताकि सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की गतिविधियों का अध्ययन परिशुद्धता पूर्वक किया जा सके। तो इस पाठ में उनके बारे में कि उन्होंने किस प्रकार से कि उन्हें भवन निर्माण, खगोल विद्या आदि का गहन ज्ञान था और उन्होंने जयपुर, मथुरा और वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली में खगोल विद्या पर आधारित पर्यवेक्षणशालाएं खुलवाई थी। वर्तमान भारत के राजस्थान नामक राज्य की राजधानी जयपुर में राजकीय महल के निकट घूमते हुए सैलानी विभिन्न ज्योतिमय आकृतियों में लाल पत्थर से निर्मित दीवारों आदि को देखकर विस्मित हो उठते हैं। वे अनुमान नहीं लगा सकते कि ये भारी भरकम दीवारें सूर्य, चंद्रमा और विभिन्न ग्रहों की गतिविधियों के अध्ययन तथा विभिन्न तिथियों की परिशुद्ध गणना का आधार हैं कि जो ज्यामितिक आकृति की जो लाल पत्थर बने हुए हैं, जो ये लाल पत्थर आपको दिखा रखे हैं कि ये जो बने हुए हैं वो सैलानी जो वहाँ पर घूमने आए वो सोच रहे होंगे कि ये देखकर के विस्मित हो गए होंगे कि ये लाल पत्थर निर्मित दीवारें देखकर विस्मित हो गए। उन्हें ये नहीं पता कि ये जो भारी भरकम दीवारें हैं ये सूर्य, चंद्रमा और विभिन्न ग्रहों की गतिविधियों के अध्ययन तथा विभिन्न तिथियां जो हमारे होती हैं जैसे एकम, 2, 3, ये सारी जो तिथियां हैं इनकी परिशुद्ध गणना का
आधार हैं कि ये इन सब की गणना के लिए ये बनाई गई है। इतिहास के विद्यार्थी इस बात को भली भांति जानते हैं कि हिंदू संवत सभी त्योहारों और पारिवारिक उत्सवों तिथियों खगोल विद्या के तथ्यों पर आधारित है। कि ये हम सभी जानते हैं कि इतिहास के विद्यार्थी, और वैसे भी हम जानते हैं कि जो हिंदू संवत है, हिंदुओं में जो त्योहार आते हैं, जो भी त्योहार आते हैं वो तिथियों पर आधारित होते हैं। जैसे हम भाई दूज मनाते हैं, दिवाली होती है, अमावस पे होती है, तो ये सभी हैं, ये तिथियों पर आधारित होती हैं। तो सभी त्योहार तथा पारिवारिक उत्सवों की जो तिथियां हैं वो खगोल विद्या के तथ्यों पर आधारित होती हैं। प्राचीन काल में इन तिथियों की गणना के हेतु ग्रंथ लिखे गए थे, जो कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के उपरांत विदेशी शासक के अधीन भारत की दास्ता के साथ दुर्लभ होने आरंभ हो गए। कि पहले जो प्राचीन भारत था उस समय में इनकी गणना के लिए कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई उपरांत, यानी उनके बाद में जब विदेशी शासकों के भारत ने को दास बना लिया, भारत के दास्ता के साथ ही वो जो दुर्लभ होने आरंभ हो गए, वो जो लेख ग्रंथ थे वो मिलने मुश्किल हो गए। 17वीं सदी के अंत तक तो ऐसे अधिकतर ग्रंथ लुप्त प्राय हो चुके थे, और 17वीं शताब्दी तक तो ऐसे जो ग्रंथ थे वो सभी समाप्त हो चुके थे। इनके पुनरुत्थान का कार्य जयपुर नरेश महाराजा सवाई जय सिंह ने अपने शासन काल में किया। तो इनका पुनरुत्थान यानी इन्हें दोबारा से ठीक करना, इनको दोबारा से लिखने, इसका काम है जो महाराजा सवाई जय सिंह ने किया। महाराजा जय सिंह न केवल एक अत्यंत वीर सेनापति थे, अपितु वे विज्ञान, गणित और खगोल विद्या की भी गहन जानकारी रखते थे। कि जो जय सिंह हैं वो सेनापति होने के साथ साथ में विज्ञान, गणित और खगोल विद्या की भी जानकारी रखते थे। उन्होंने जॉन नेपियर की रचनाओं का अध्ययन करके उनका अनुवाद भी किया। इसी कारण मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने उन्हें सवाई या अन्य राजाओं से सवा गुण, सवाई का मतलब क्या हो गया कि अन्य राजा से सवा गुणा की उपाधि दी थी, और इसी कारण से जो मोहम्मद शाह रंगीला थे उन्होंने उन्हें सवाई की उपाधि दी थी। महाराजा सवाई जय सिंह का जन्म 3 नवंबर 1688 ईस्वी में आमेर के शासक बिशन सिंह कुशवाहा के पुत्र के रूप में हुआ। सवाई जय सिंह है, उनका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1688 ईस्वी में आमेर के शासक बिशन सिंह कुशवाहा के पुत्र के रूप में। और जब वे 11 वर्ष के भी नहीं हुए थे तो उनके पिता का देहांत हो गया था। कि जो सवाई जय सिंह थे वो 11 वर्ष के भी नहीं हुए थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। तथा 21 अप्रैल 1699 को उन्हें जयपुर नरेश घोषित किया गया। कि 21 नवंबर 1699 को उन्हें जो जयपुर का नरेश है वो घोषित कर दिया गया था। उस समय राज्य की अवस्था अत्यंत शोचनीय थी। दिल्ली और आगरा के निकट होने के कारण इस राज्य के नरेश को बहुत सतर्क रहना पड़ता था। और जब ये लगभग 11 वर्ष के ही थे तब इन्हें राजा बना दिया, नरेश घोषित कर दिया गया था। और उस समय राज्य की जो दशा थी वो भी ठीक नहीं थी, और दिल्ली और तथा आगरा के निकट होने के कारण इस राज्य के नरेश को बहुत ही सतर्क रहना पड़ता था। शाहजहां के शासनकाल तक के अंत तक मुगल दरबार में राजपूतों का बोलबाला रहा था, परंतु औरंगजेब धीरे धीरे उनकी महत्ता को कम करता चला गया। कि शाहजहां के शासनकाल तक तो मुगल दरबार में राजपूतों का बहुत बोलबाला रहा, लेकिन जब औरंगजेब राजा बना तो धीरे धीरे राजपूतों की महत्ता है वो कम होती चली गई। जयसिंह को राजा बने केवल 6 मास ही हुए थे कि सम्राट औरंगजेब ने उन्हें दक्षिण भारत में मुगल फौजों का नेतृत्व संभालने का आदेश दे दिया। कि जब जो इन जयसिंह थे वो सिर्फ 6 महीने ही हुए थे इनको राजा बने हुए, और औरंगजेब ने उन्हें दक्षिण भारत के मुगल फौजों का नेतृत्व करने के काम सौंप दिया। राजा की आयु केवल 11 वर्ष थी तथा उनका विवाह शिवपुर के राजा की पौत्री से सुनिश्चित हो गया था। पौत्री यानी पोती से हो चुका था कि उनका विवाह है वो शिवपुर के राजा थे, उनकी पोती से उनका विवाह तय हो चुका था। अतः राजा को सेना जुटाकर युद्ध हेतु जाने में 1 वर्ष का समय लग गया। मुगल सम्राट ने उनका मनसब तथा वेतन आधा कर दिया। कि इस कारण से उनको जो है सेना जुटाकर जाने में 1 वर्ष लग गया, और इसी कारण से मुगल सम्राट ने है उनका मनसब और उनका वेतन भी आधा कर दिया। परंतु अब जब उन्होंने युद्ध में इतना छोटी आयु में अपनी वीरता का जौहर दिखाया तो न केवल उनके अधिकार वापस दे दिए, अपितु
उनमें वृद्धि भी कर दी गई कि पहले तो उनके जो वेतन था वो आधा कर दिया, उनका मनसब था वो भी आधा कर दिया, लेकिन जब उन्होंने युद्ध में वीरता दिखाई तो उन्हें उनका जो अधिकार था वो वापस दे दिया और साथ साथ में उसमें वृद्धि भी कर दी गई। यही नहीं, सम्राट के मंझले पुत्र यानी औरंगजेब के जो मंझले पुत्र थे, मंझले यानी बीच वाले पुत्र, आजम ने उन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया था, उन्हें मालवा का सूबेदार बना दिया था। लेकिन यद्यपि सम्राट ने इस नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया, लेकिन सम्राट ने क्या किया था, इस यानी औरंगजेब ने इस नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी तथा राजा जयसिंह के संकट कम होने के स्थान पर और बढ़ गए। जो औरंगजेब था उनकी मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में, लेकिन जयसिंह के जो संकट थे वो कम नहीं हुए बल्कि और अधिक बढ़ गए। नए सम्राट बहादुर शाह ने अपने छोटे भाई आजम को रास्ते से हटाकर राजपूतों को मुगल दरबार से खदेड़ने की नीति पुनः अपना ली और उनकी मृत्यु के बाद में जो औरंगजेब का बेटा था बहादुर शाह ने अपने छोटे भाई आजम को रास्ते से हटाया और राजपूतों को मुगल दरबार से भगा दिया। अतः राजा जयसिंह ने मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों से मिलकर मुगलों को समस्त राजस्थान से खदेड़ दिया और जयसिंह ने मेवाड़ और मारवाड़ के जो शासक थे उनसे मिलकर मुगलों को समस्त राजस्थान से खदेड़ दिया। विवश होकर सम्राट ने उन्हें आगरा तथा मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया और मजबूर होकर जो सम्राट था बहादुर शाह उसने आगरा और मालवा का सूबेदार उन्हें नियुक्त कर दिया। मुगल दरबार में षड्यंत्र चलते रहे तथा मथुरा के आसपास जाट चूड़ामन के नेतृत्व में मुगलों पर आक्रमण करने लगी कि इसके बाद में जो मुगल दरबार है उसके अंदर इसी तरह से षड्यंत्र चलते रहे और जो मथुरा के आसपास के जो जाट थे, जाट चूड़ामन के नेतृत्व में क्या करने लगे, मुगलों पर आक्रमण करने लगे। सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने महाराज जयसिंह की सहायता की विनती की। जयपुर नरेश ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपने साथ मिलाकर 1722 ईस्वी में जाटों को पराजित कर दिया। तदुपरांत बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दिलवाकर अपने अधीन जाटों का नेता बनाया दिया। सम्राट ने प्रसन्न होकर 1723 ईस्वी में राजा जयसिंह को राजराजेश्वर राजाधिकारी महाराज सवाई जयसिंह की उपाधि दी थी तथा उन्हें मालवा का सूबेदार घोषित कर दिया था। बाकी का चैप्टर बेटा हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। Good morning to all my dear students of class 8th. Student, this is Vinita ma'am, your science teacher teaching in MLP International School, Rajpura. Welcoming again to our YouTube channel of online classes. As you know that we are going to today revise the chapter of 18, that is the pollution of air and water. So let's start. Which of these is not an air pollutant? इसमें से कौन सा एयर पॉल्यूटेंट्स नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, फोर्थ इज ऑक्सीजन. सो स्टूडेंट द राइट आंसर इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो पॉल्यूटेंट नहीं होता है. इट इज द एयर दैट हेल्प इन ब्रीदिंग. ये हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है. मीन्स जो गैस हम ब्रीद करते हैं वो गैस होती है. द मेजर सेकेंड क्वेश्चन इज द मेजर कॉज फॉर येलोइंग ऑफ द मार्बल ऑफ ताजमहल इज. जो ताजमहल का जो मार्बल है उसकी जो जिस भी मार्बल से वो बना हुआ है वो येलोइंग कलर का होता जा रहा है. क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? ऑक्साइड रेन, बेसिक रेन, एसिड रेन या फिर रेन वाटर. तो 4 options we are having. So the right answer is acid rain. Student, due to the acid rain, its marble of the Taj Mahal is going to be yellowing because acid rain जो होता है वो सल्फरिक नाइट्रिक एसिड्स को कंटेन करता है. एंड व्हेन इट गेट रिएक्ट विद द एसिड इट रिएक्ट विद द रेन, इट फॉर्म द एसिडिक रेन. और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है. कोरोजिव मतलब कोरोजन क्रिएट करता है टाइल्स पे, मार्बल्स पे, वेदर अदर मॉन्यूमेंट्स लाइक आयरन वगैरह से बने हुए हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ. जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है वो क्यों होता है? किसकी एक्सेसिव रिलीज? बहुत से ऐसे गैसेज हैं जो इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही हैं, तो उनकी किस गैसेज की वजह से होता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज मीथेन.
B is carbon dioxide. C, both A and B. D, none of these. So right answer is both A and B, because due to the methane, carbon dioxide, the both are the greenhouse gases. They affect the greenhouse a lot. तो ये दोनों ही गैसेस ऐसी हैं जो कि ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती हैं, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है. द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच पॉल्यूशन कॉजेज जॉन्डाइस. कौन सी ऐसे पॉल्यूशन है जिसकी वजह से जॉन्डाइस होता है. जॉन्डाइस मीन्स पीलिया. ओके, जॉन्डिस जो है वो पीलिया होता है. तो ऑप्शंस आर ए एयर, बी वाटर, सी लैंड, डी थर्मल. सो द राइट आंसर इज वाटर. वाटर जो पॉल्यूशन वाटर पोल्यूट हो जाता है स्टूडेंट, ड्यू टू दैट इफ हम उस वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमें जॉन्डिस हो जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन. इनमें से कौन सा ऐसा है जो एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं है, जिसका प्रभाव नहीं पड़ता. ग्लोबल वार्मिंग पर भी इफेक्ट पड़ता है एयर पॉल्यूशन का. एसिड रेन, हेपेटाइटिस एंड ओजोन. एंड द राइट आंसर इज स्टूडेंट ओजोन, बिकॉज ओजोन लेयर जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, ना कि हमें हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उसके. तो जितने भी हैं एयर पॉल्यूशन के सारे इफेक्ट है. ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, एसिड रेन भी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज CFCs कॉजेज डिप्लीशन ऑफ डैश लेयर. CFCs जो हम गैसेस यूज कर रहे हैं अपने रेफ्रिजरेटर्स में, एरोजल स्प्रेज में, गीजर में, तो इसकी वजह से हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, मीन खत्म होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज पोल्यूशन इज कॉल्ड. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है स्टूडेंट, वी कॉल इट द पॉल्यूटेंट. द ग्रेजुअल राइज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर. जो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में राइज होता है उसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. द नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इज डन बाय. जो वाटर को प्यूरिफाई करते हैं वो किसकी वजह से होता है, कुछ बहुत से सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज उसमें मिल जाती हैं तो उसको हम क्लीन करते हैं. फॉर दैट ट्रीटमेंट इज टर्म्ड एज ग्लोबल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. तो ये सारा ट्रीटमेंट किसमें होता है, WWTP प्लांट में. द नेक्स्ट इज 5th, डैश डैमेजेस ओल्ड स्टैच्यूज, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा. क्या ऐसी चीजें जिसकी वजह से हमारे स्टैच्यूज, मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो इफेक्टेड होते हैं, डैमेज होते हैं, नुकसान होता है. सो आंसर इज एसिड रेन. स्टूडेंट एसिड रेन की वजह से हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब नष्ट होते जा रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा उनको हाईली इफेक्टेड करता है. द नेक्स्ट इज राइट ट्रू फॉर T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. सो वी हैव टू से द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. द फर्स्ट वन इज क्लीन फ्यूल्स लाइक CNG प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन. जो हमारे CNG हैं, मतलब क्लीन फ्यूल्स में काउंट होता है, ये एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है. यस स्टूडेंट, ये एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है बिकॉज ये जो गैस होती है ये बर्न होने पे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज नहीं करती. सो दिस इज ट्रू. द नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन एंड वाटर वेपर ऑल आर ग्रीन हाउस गैसेज. यस स्टूडेंट, ये जितने भी हैं ओजोन, मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं. जब ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगती हैं सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने लगता है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. द नेक्स्ट इज ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम UV रेज. ये स्टूडेंट, जो हमारी ओजोन लेयर है वो हमें UV रेज से बचाती है. UV रेज है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं जो कि हार्मफुल उससे वेरिएशन से आती हैं, तो उसकी वजह से मतलब सन की रेज होती हैं. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. द गंगा एक्शन प्लान वॉज लॉन्च टू चेक वाटर पॉल्यूशन. गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया था, किस लिए लॉन्च किया गया था, वाटर पोल्यूशन को चेक आउट करने के लिए. यस स्टूडेंट, जिससे कि गंगा रिवर में जो पोल्यूशन हो रहा है वो मतलब गंगा एक्शन प्लान वाटर गंगा रिवर की बात कर रहे हैं, ना कि हम वाटर पोल्यूशन. तो ये इसमें वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं. सो दिस इज ट्रू, सॉरी फॉल्स. वाटर पोल्यूशन इज हजार्डस टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. जो वाटर पोल्यूशन होता है वो हमारी सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए हजार्डस होता है. यस, बिकॉज वाटर अगर कोई भी ड्रिंक करता है तो वो मतलब नुकसान तो पहुंचाता है. सो दिस इज ट्रू. वन वर्ड आंसर इज फर्स्ट, द एडिशन ऑफ अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस इन द एनवायरमेंट. अनवांटेड मतलब किसी भी अनवांटेड का जो अनवांटेड या हार्मफुल सब्सटेंस है वो इन्वायरमेंट में जब हो जाते हैं तो पोल्यूशन होता है. यस, दिस इज ट्रू. द नेक्स्ट इज
जो एडिशन है अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंस का, वो हमें मतलब हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। यस स्टूडेंट, ये बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट इसका होता है। अनवांटेड वो चीज़ें होती हैं जो मतलब इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं। तो सो दिस इज द राइट आंसर इज पॉल्यूशन। अ थिन शील्ड हाई अप इन द स्काई दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज। एक ऐसी थिन शील्ड जो पतली सी लेयर है हमारे स्काई में ऊपर आसमान पे बनी हुई है, जो हमें यूवी रेज से बचाती है, दैट इज द लेयर वी कॉल इट ओजोन लेयर। वो ओजोन लेयर है स्टूडेंट बिकॉज ये यूवी रेज जो है सन की हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा हमारी स्किन को डैमेज करने के लिए एंड बहुत सारी डिसीजेस भी होती हैं इसकी वजह से। सो इट इज़ वेरी हार्मफुल टू अस। सो इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द ओजोन लेयर। हमें ओजोन लेयर से मतलब बचाव मिलता है। द नेक्स्ट इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। जो बहुत ही है लार्ज स्केल पे भारी मात्रा में मतलब आप कह सकते हो कि ट्रीज का जो कटिंग डाउन हो रहा है, दैट इज टर्म्ड एज द डिफॉरेस्टेशन। उसे हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। द नेक्स्ट इज द रेन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। वो रेन वाटर जिसमें सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स मिलते हैं। इट मीन्स जब सल्फर ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट होता है सल्फ्रिक एसिड फॉर्म करता है, नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है, तो ये जो है एसिड रेन क्रिएट करते हैं जब उसमें जाके मिक्स होते हैं रेन के साथ, तो एसिड रेन क्रिएट करते हैं एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल टू एवरीथिंग, वेदर वो प्लांट हो, मॉन्यूमेंट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कुछ भी हो। इवन हमारी जो सॉइल पर भी अगर ये एसिड रेन गिरता है तो उसकी फर्टिलिटी को कम करता है, उसको एसिडिक बना देता है। ओके, सो द राइट आंसर इज एसिड रेन। द एंटायर सेटअप फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट सिटी लेवल। पूरा एक सेटअप की बात कर रहे हैं जो कि लगाया जाता है, प्लांट कह सकते हो आप, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए एट द सिटी लेवल्स। जो शहरों में वाटर का लेवल होता है या वाटर जो भी होता है उसको प्यूरिफिकेशन के लिए जो प्लांट्स लगाए जाते हैं, दैट इज टर्म्ड एज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सो स्टूडेंट, वी हैव डन अवर टुडेज सेशन क्लास एंड इन दिस वी इंक्लूड द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 18. So you have to revise it for your essay 1 preparation. Do your best effort for your essay 1 preparation. That's all for today. Goodbye. Take care. Student, in today's 8th class GK, I Priyanka ma'am discuss with you chapter number 13. Our chapter name is Mystery of Human Brain. जो ह्यूमन का ब्रेन है मीन्स दिमाग है, उसकी बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है कि किस तरह से इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, कितना इसका वेट होता है और किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। द ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्रोल नर्वस सिस्टम। मेमोरीज ऑफ आवर पास्ट आर स्टोर्ड हेयर। मीन्स जो हमारी पास्ट की मेमोरी है वो हमारे माइंड में स्टोर होती हैं। द स्कूल्स प्रोटेक्ट द ब्रेन, इट ऑल्सो सराउंडिंग बाय ए प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द मेनिंज। तो स्टूडेंट, ये बताया गया है कि जो भी हमारी पास्ट की मेमोरीज होती है, यादें होती है, वो कहाँ स्टोर होती हैं, हमारी बॉडी में। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में। इसलिए जो भी हमारे जो पास्ट की यादें हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं, हमारे ह्यूमन ब्रेन में। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेन फैक्ट। एन अडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेट 1300 to 1400 grams. When we are born, our brain just 350 to 400 grams. ठीक है। जैसे ही मनुष्य बढ़ता है तो उसके जो माइंड का जो वेट है वो बढ़ता जाता है, और जब हम पैदा होते हैं तब हमारा ब्रेन का वेट होता है 350 to 400 ग्राम। नेक्स्ट इज द ह्यूमन ब्रेन नॉर्मली वेट अराउंड 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। जो ब्रेन का वेट है वो टोटल बॉडी का 2% होता है। देयर आर मोर देन 100 बिलियंस न्यूरॉन्स इन आवर ह्यूमन ब्रेन। हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? अबाउट 100 बिलियंस न्यूरॉन्स। नेक्स्ट इज नर्व इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन ट्रेवल्स एज फास्ट 270 किलोमीटर पर आवर। जो नर्व होती है मीन्स जो नसें होती हैं ब्रेन में, वो इस तरह से मीन्स इम्पल्सिस का मतलब धड़कना, एक तरह से ब्लिंकिंग करना करती है, जैसे कि 270 किलोमीटर पर आवर में कोई भी
व्हीकल ट्रेवल करता है इस तरह से। नेक्स्ट वन इज अबाउट 20% ऑफ द ब्लड फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ द हार्ट इज पम्प्ड टू द ब्रेन। जो टोटल ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में उसका 20% कहाँ जाता है, मनुष्य के ब्रेन में रहता है, और जो पंप किसके थ्रू किया जाता है, हार्ट के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एवरी मिनट अबाउट 750 to 1000 ml ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू अडल्ट ब्रेन। ये जो 16 to 18 के एज में जो बच्चे होते हैं उनका बताया गया है कि उसमें ब्लड की स्पीड से फ्लो करता है 750 to 1000 ml एक मिनट में। नेक्स्ट इज द ब्रेन यूजेस 20% ऑफ ऑल द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। तो हमारा जो ब्रेन है वो 20% ऑक्सीजन का यूज करता है, जितनी कि हम टोटल ब्रीथ करते हैं उसमें से सांस लेते हैं। इट नीड्स अबाउट 46 cm³ ऑक्सीजन एवरी मिनट। इतनी इसको नीड होती है ऑक्सीजन की। इफ ब्लड सप्लाई इज टू द ब्रेन इज कट द कॉन्शियसनेस विल बी लॉस्ट इन 8 to 10 seconds and the reflection in 40 to 110 seconds। अगर जो ब्लड सप्लाई ब्रेन की रोक दी जाती है, कट कर दी जाती है, तो मनुष्य क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है। Here some other discussion about brain. First one is brain waves, next one is biggest brain and next one is music for the brain। जो ब्रेन वेव्स होती है वो क्या होती हैं, ब्रेन वर्क्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एट डिफरेंट टाइप। देयर आर 4 types ऑफ फ्रीक्वेंसी वेव इन आवर ब्रेन। फर्स्ट वन व्हेन वी अवेक एंड अलर्ट, जब हम जगे हुए होते हैं और अलर्ट रहते हैं। नेक्स्ट इज इन डे ड्रीमिंग एंड नेक्स्ट वन इज इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द स्लीप, मीन्स बस सोए ही होते हैं हम। एंड नेक्स्ट वन इज इन डीप स्लीप, जब हम गहरी निद्रा में सोते रहते हैं। Next one is biggest brain. Humans have the largest brain in the proportion to the body size। जो ह्यूमन का ब्रेन का साइज जो बॉडी के साइज के रेशियो में होता है। द ब्रेन ऑफ द ब्लू व्हेल वेट इज 6 kg एंड बट इट ऑल बॉडी वेट इज 60 टन। इसके ब्रेन का वेट होता है 6 kg बट इसकी कंप्लीट बॉडी का वेट होता है 60 टन। नेक्स्ट वन इज म्यूजिक फॉर द ब्रेन। ब्रेन म्यूजिक होता है जो ब्रेन पे इफेक्ट डालता है, बट ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे कि म्यूजिक कैन बी आइदर स्ट्रेंथ और वीकनेस। द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, क्लासिकल और सॉफ्ट म्यूजिक हैव बीन शोन इन द स्ट्रेंथिंग इफेक्ट, बट रॉक म्यूजिक और हाई पिच म्यूजिक हैज वीकिंग इफेक्ट। स्टूडेंट, जब जो बहुत ही लाउड म्यूजिक होता है वो हमारे ब्रेन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालता है, बट जो स्लो मोशन में जो म्यूजिक सुनते हैं तो वो हमारे ब्रेन के लिए मीन्स बेनिफिशियल भी होता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने जो ह्यूमन ब्रेन की मिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस किया है। दैट इज द पिक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। यहाँ पे इसकी जो वेरियस टाइप ऑफ पार्ट्स इसमें गिवन है, तो आप यहाँ से इनके नेम भी लर्न कर सकते हैं। ह्यूमन जो ब्रेन है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ओके। और मैंने जब इसको जीके बेसिक क्वेश्चंस कराए थे तो इसमें से इन बिटवीन क्वेश्चन बनाए थे, जैसे कि जो एक अडल्ट होता है उसके ब्रेन का वेट कितने होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके ब्रेन का वेट कितना होता है, एंड टोटल बॉडी का कितने % ब्रेन होता है वेट में, और जो हमारे ब्रेन में कितनी न्यूरॉन्स होते हैं, और जो ब्लड फ्लो होता है उसमें का टोटल ब्लड का कितने % हमारे ब्रेन के पास जाता है, तो उसमें 20%। तो इस तरह से इसमें इन बिटवीन क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं। कितने टाइप्स की ब्रेन वेव्स होती है, तो 4 टाइप्स की होती है, यहाँ पे इस पर डिस्क्राइब किया गया है। तो आपको ये सभी एग्जाम के लिए अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello student, in today's session I Priyanka ma'am revise you some computer basic questions. Okay. In previous video I completed our 5 question revision. Now question number 6 is define the following.
Now first one is data. Student, data can be defined as raw facts or unprocessed information. डाटा raw facts होते हैं, मीन्स डाटा कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता. फॉर एग्जांपल हमारे पास 11 मैथ्स 16 है, इस तरह से कोई डेटा है, बट हमें ये समझ नहीं आता कि ये क्या है. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. नाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड और मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. जो प्रोसेस मीन डेटा को अगर प्रोसेस प्रॉपर रूप में उसको राइट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन. लाइक दैट हियर नेम इज सौरभ एंड सब्जेक्ट इज मैथ एंड मार्क्स इज 11. तो सब्जेक्ट हियर सौरभ गेट्स 11 मार्क्स इन मैथ्स. ओके, तो स्टूडेंट दैट इज द इंफॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज डिफाइन द फॉलोइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आपको इनमें डिफरेंस भी बताना है या इनको अलग अलग डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या फिर इनकी डेफिनेशन भी आपसे आस्क की जा सकती है. व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर. तो स्टूडेंट हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम या एनीथिंग भी उसको बोलते हैं हार्डवेयर, जिसको हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, लाइक दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन होती है, प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर पे रन होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइक दैट इट कैन नॉट बी टच एंड फील. ना तो इसको हम टच कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं. जैसे कि MS ऑफिस है, उसका एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसका यूज करते हैं, बट उसको ना तो हम टच कर सकते हैं ना हम फील कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से जो लैंग्वेज पैकेज होते हैं जावा, C++, इस तरह से सब क्या इसमें आते हैं, सॉफ्टवेयर में. तो स्टूडेंट दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज मेमोरी. डिफाइन वेरियस टाइप ऑफ मेमोरीज. तो स्टूडेंट मेमोरी क्या होती है, जो डेटा को स्टोर करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है उसको कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं. ठीक है, मेमोरी हैज टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. स्टूडेंट प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसमें डेटा एक लिटिल टाइम के लिए स्टोर होता है और इसकी डायरेक्ट किससे कनेक्ट होती है, CPU से. जब तक CPU वर्किंग में है डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर है, अदरवाइज वो डाटा डिलीट हो जाता है CPU ऑफ होते ही. इस तरह से सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर होता है और जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हो अपनी मर्जी से, वो डेटा वहीं पे स्टोर रहेगा. जैसे कि हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, DVD. इसमें जो डेटा होता है वो हमेशा के लिए स्टोर होता है जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हैं, और जब आपका मन होता है तब आप उसको चेक कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, दैट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. अब ये सब पार्ट है इनके, रैम एंड रोम. प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम. रैम में हम रैंडम एक्सेस मेमोरी, उस डाटा को सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, उसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं. बट जो रोम में डेटा स्टोर होता है उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते. समटाइम कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं तो आपने देखा होगा उस फाइल में भी साइड में लिखा होता है रीड ओनली. जो फाइल है सिर्फ रीड की जा सकती है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं की जा सकती, तो इसको बोलते हैं रोम. और रैम का मोस्टली यूज कहाँ होता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में जितनी रैम होगी उससे ये बेनिफिट होता है कि हम अपने फ़ोन और मोबाइल कंप्यूटर सिस्टम में उतने ही फंक्शन इंस्टेंटली रन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं, आप किसी अदर एप्लीकेशन में वर्क भी कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूस जो पैरेलल में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो जितनी ज़्यादा रैम होती है उतना ही बेनिफिशियल होता है. ठीक है, अदरवाइज वन टाइम में वन ही जो एप्लीकेशन होती है वो रन होगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज हियर डेफिनेशन. प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको अभी डिफाइन किया था, दैट इज ए पार्ट ऑफ CPU एंड स्टोर डेटा फॉर ए शॉर्ट टाइम. ठीक है, जब तक आपका CPU मीन्स पावर ऑन है तब तक प्राइमरी मेमोरी में डाटा रहेगा, अदरवाइज वो लॉस हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी, स्टोर डेटा परमानेंटली अंटिल डेटा डिलीट.
आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है जब तक आप उस डेटा को डिलीट नहीं करते हो. Now question number 9 is define printer, various type of printers. स्टूडेंट प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस जो है और जो मोस्टली किसके लिए जो होती है हार्ड कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट या प्रिंट आउट. ठीक है. 2 टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट. इनकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है, इम्पैक्ट की अलग होती है और नॉन इम्पैक्ट की अलग होती है. तो इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं वो क्या यूज करते हैं कार्बन पेपर प्रिंटिंग के लिए और जो नॉन इम्पैक्ट है वो इंक का यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टोरेज ऑफ मेमोरी. तो जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट. ठीक है. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ टू मेजर द क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर. तो प्रिंटर की क्वालिटी आप किस बेस पे मेजर करते हैं डॉट पर इंच कि उसमें जो डेटा राइट हो रहा है मीन्स प्रिंट हो रहा है वो कितने कितने डिस्टेंस पर जो प्रिंट हो रहा है. ठीक है. इससे उसकी क्वालिटी मेजर की जाती है कि कितना अच्छा प्रिंटर है. ठीक है. तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 तक लर्न करने हैं और अपने नोटबुक में अगर आपने राइट नहीं कर रखे हैं तो यू कैन राइट. ओके. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning, student. Welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. So, student, we are just going to do the revision of reader part, English reader, that is from 6th to 8th class. So, student, what you have done right now, we have just done up to 3rd chapter, and now we are just going to start the next chapter for the revision as usual. So, let us start. Good morning, student. Welcome to online classes. This is Saroj. So, student for class 8. Today we are just going to start the revision of chapter 5. Chapter number 4, The Lucy Gray, is the poem for reading only. So, there is nothing exercise in that in the back. So, I have just left it. And now today we are just going to start the Pandora's box. So, let us start. सो स्टूडेंट पेंडोरा बॉक्स में जो है आपका जो ये है वर्ड ट्रेजर, ये वर्ड मीनिंग है. तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि आपको जो है करना क्या है, आपको जैसे प्रोवाइडेड है तो इसका है आपका 3 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से आपको एक क्लियर टिक करना है कि इसका आंसर क्या आएगा और आंसर का. तो इस तरह से आपको ये इसको थोड़ा देख लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा वर्ड मीनिंग को. अब देखिए एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड सेंटेंस. आपको एक वर्ड सेंटेंस में ये इसका आंसर देना है. हु वॉज ज्यूस. ज्यूस वॉज अ गॉड, यानी कि गॉड भी लिख सकते हो और ज्यूस वॉज अ गॉड. तो ये भी आपका सही आंसर है. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. अब देखिए यहाँ पे हु वॉज ज्यूस, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे ज्यूस वॉज गॉड, वो भगवान थे. नंबर 2 देखिए, व्हाट वेडिंग गिफ्ट डिड ज्यूस गिव टू पेंडोरा. पेंडोरा को जो है ज्यूस ने क्या वेडिंग गिफ्ट दी. तो इसका आंसर क्या है अ ब्यूटिफुल बॉक्स एज वेडिंग गिफ्ट. एक ब्यूटिफुल बॉक्स दिया गया. हु वॉज द लास्ट टू कम आउट ऑफ पेंडोराज बॉक्स. पेंडोरा बॉक्स में से लास्ट में क्या बाकी रह गया था आने के लिए. अ प्रिटी वाइट फेरी केम आउट. लास्ट में जो है एक प्रिटी वाइट फेरी बाहर निकली थी. दैट वाज अ होप, जो कि आशा थी. नंबर बी देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टिक करेक्ट द ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ही करना है. फर्स्ट देखिए, in ancient period the people of dash led a happy life. England, Greek and America. तो ये क्या है ग्रीस. ग्रीस इज द करेक्ट ऑप्शन. अब नंबर 2 देखिए, as punishment Jews had taken away from man and ability to. तो यहाँ पे make fire, hunt animals, cook food. तो make fire is the correct option. अब नंबर 3 देखिए, पैरामेथिस ट्रेवल्ड
Prometheus traveled to Lumus and stole fire from the dash goods पोटर एंड ब्लैक स्मिथ. तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ. अब नंबर 4 देखिए. Jews gave Pandora a beautiful box as dash gift. Birthday, wedding and special. तो करेक्ट ऑप्शन इज wedding. नंबर 5 देखिए. Jews had packed the box with jewels, gold and टेरेबल एविल्स. तो ज्यूस ने जो है बॉक्स को किस चीज से पैक किया था? टेरेबल एविल्स, यानी कि बुरी चीजों से उसको पैक किया हुआ था, क्योंकि दैट वाज जस्ट फॉर द टू पनिश द मैनकाइंड. अब नंबर 6 देखिए. पेंडोरा हर्ड सम डैश कमिंग फ्रॉम द बॉक्स. म्यूजिक, साउंड, नॉइज. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आएगा? नॉइज, कि कुछ नॉइज आ रही थी. अब नंबर 7 देखिए. होप fluttered from the box like a beautiful dash bird, dragonfly and butterfly. तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ड्रैगन फ्लाई. Now students, just see the true false statement, and as you know, question answers you have already written, and twice and thrice I have just given you the revision part of that question answer. So you have to just do it yourself. Now let us start the true false. First देखिए. Amphithesius and Prometheus were two brothers. ये statement true है कि Amphithesius और Prometheus दोनों जो है brother थे. Number 2 देखिए. Amphithesius was a blacksmith who lived in the Isles of Luminous. तो ये भी स्टेटमेंट्स जो है आपका ट्रू है, क्योंकि हेम्पिथीसियस जो है वो ब्लैकस्मिथ था जो आइल्स में ल्यूमिनस पे रहता था. नंबर 3 देखिए. Prometheus stole fire from the foggy of Hephaestus. तो ये भी जो है ट्रू है कि जो प्रोमेथियस है उसने जो फायर स्टोल की थी फॉगी से, किसके? हैपिथेसियस के. तो नंबर 4 देखिए. Hermes taught Pandora how to be both charming and kind. तो ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है. हार्मस ने जो है पेंडोरा को चार्मिंग और काइंड का जो है नहीं सिखाया था. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. अब नंबर 5 देखिए. Zeus gave Pandora beautiful box as wedding gift. ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ज्यूस ने ही पेंडोरा को जो है वेडिंग गिफ्ट बॉक्स के रूप में दिया था. नंबर 6. Pandora opened the box on the advice of Amphithesius. तो ये भी गलत है स्टेटमेंट. उसने एम्पथीसिस से जो है एडवाइस पर नहीं खोला था, बल्कि वो खुद क्यूरियस थी टू जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज देयर in the box, and it has been gifted to her, and instead they have just instructed not to open it. Why so? अब नंबर 7 देखिए. Zeus punished Pandora for defying his order. अब जो है ज्यूस ने जो है उसको पेंडोरा को उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उसको सजा दी. तो ये भी ट्रू है, क्योंकि उसने उसकी कहना नहीं माना और उसने वो बॉक्स ओपन कर लिया और उसके लिए उसको सफर करना पड़ा. नाउ हु सेड टू whom? दिस स्टेटमेंट्स इज अकॉर्डिंग टू द चैप्टर एंड सेड बाय एंड सेड टू whom. सो लेट अस स्टार्ट. थैंक यू. Thank you, but you should be careful. This is what has been said by Zeus to Amphithesius. Number 2, you will never disobey you. Amphithesius said to Zeus. Number 3, don't try to open the box. Amphithesius said to Pandora. Number 4, I will come out in a moment. Pandora said to Amphithesius. Now number 5, you are the most beautiful woman on earth, Amphithesius said to Pandora. Number 6, look what you have done, Amphithesius said to Pandora. I can make you happy, Hope said to both पेंडोरा एंड एम्फिथेसिस. सो स्टूडेंट, ये वीडियो आपका यहीं तक है. आपको इसको रिवाइज करना है. आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे ऐसे वन में, एंड अपार्ट ऑफ दैट आई विल आल्सो जस्ट गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम. सो स्टूडेंट, आपको जो एज इट इज़ मैं हर वीडियो में आपको कहती आई हूँ
आपको क्या करना है, आपको जो है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर। This is for class 8. Students, as you all know, in previous video we started with the chapter prepositions and we discussed about the two kinds also, that is prepositions of time and prepositions of place. On the basis of these two we are having a book exercise. Now let's start with the book exercise. So students, this is the book exercise which is based on the kind of preposition of time. Now let's start with the exercise. Fill in the blanks with at, in or on and put cross if a preposition is not required. आपको सिर्फ इन 3 ही prepositions को यूज़ करके इस blanks को fill करना है and put cross if it is not required. अगर वहाँ पे preposition की ज़रूरत नहीं है तो आप वहाँ पे cross put कर सकते हैं. Now let's start. Dash every Sunday my sister and I go to the beach to surf and collect seashells. So you are going to put here we every Sunday आ रहा है हमारा और इसके लिए हमने क्या पढ़ा था on every Sunday my sister and I go to the beach to surf and collect seashells. On Sunday we walk up only at 9. We did not want to miss the fun and excitement of the beach. Therefore, in noon, we picked up our surfboards and headed towards the beach. We met our cousins there and had a wonderful time and got back home at 6:30 p.m. On last Saturday, I could not get sleep. I woke up at 2. It was a quiet night and I could hear the hooting of the owl. I decided to read for some time. Therefore, I read till 5 in the morning and then went back to sleep in the next morning. I woke up feeling drowsy. When I went back to the bed and sleep for another hour, I got up at 7:30 a.m. So students, I have completed with this exercise. Now let's start with the next one. And this is the another exercise related to the time only. In this statement, how you are going to do this? Rewrite these sentences by replacing the incorrect prepositions of time with the correct ones. Some sentences will remain unchanged. It means कुछ sentences में time के according जो हम preposition use करते हैं वो गलत use किए गए हैं, उन्हें ठीक करके हमें ये sentences को दोबारा rewrite करना है और कुछ sentences हमने ठीक भी है जो हमें change नहीं करने, उनको ऐसे के ऐसे ही छोड़ना है. Now let's start with the first sentence and that is I will be able to get to the venue until 3 a.m. तो until 3 a.m. की place पे आएगा at 3 p.m. The delegation lands in the morning of June 5. Off की place पे आएगा on. I haven't been on a vacations 6 years. और since की place पे आएगा for. Okay students, I have done 3 sentences and remaining on the next page. Now on the next page, this is number 4. Would you like to wait in this lobby until the director is in? In this sentence, we are not going to change it. This remains change. And if I read only sentences, it means
There is no need to change the preposition, and remaining sentences you have to do it on your own. And we are going to start with the next book exercise that is based on prepositions of place. Now let's start, and that is on page number 135. Here is the book exercise based on the prepositions of place. And in prepositions of place we discuss about in, on, at, the same thing which is discussed in the time also. Now let's start. Look at the name written on the top of the page. क्योंकि on होता है top यानी कि ऊपर. There's huge crowd in the stadium waiting for the cricket match to start. It is important to obey traffic rules when you are on the road. It's easy to get there, just turn right to the next crossing. At the next crossing, next crossing, and you will be see huge building on with a red faced. I read about the gypsy woman in a magazine article about a week back. We are quite a large family. There may not be enough room in the restaurant for all of us to sit together. The woman sitting on the armchair in the hall is waiting to meet you, Mr. Kapoor. I was standing on the counter in the pastry shop waiting to be served. At the counter, not on, it's at. London is in the Thames. The man sitting next to me left the train at Amritsar. Okay students, now we completed with this book exercise which is based on place, and let's start with the another one, that is this exercise is also based on the prepositions of place. Complete these sentences with the suitable prepositions of place. In certain cases more than one choice is possible. In this situation, what you all are going to do, in this situation filling the blanks are there and you have to use only prepositions of place. And in prepositions of place you can use one or more prepositions which is required if it is necessary. कि जिस प्लेस पे आपको दो प्रीपोजिशंस आ सकते हैं, इन भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है, तो आप उन दोनों प्रीपोजिशंस में से कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ एक ही प्रीपोजिशन इसके अंदर आएगा. ओके स्टूडेंट्स, वन आई विल डू फॉर यू. फर्स्ट सेंटेंस इज देयर वाज अ लॉन्ग क्यू डैश द, इट मीन्स इन फ्रंट ऑफ, in front of the souvenir shop waiting for it to open. आप in front of के प्लेस पे on भी लिख सकते हैं, at भी यूज़ कर सकते हैं, at भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके सामने भी शॉप पे भी लाइन लगी हुई है और at is also correct. It means in the sentence we are using two prepositions and both are correct. Like this you are going to use these prepositions according to yourself and do this exercise for your on your own. This is your homework. Okay students, thank you everyone. I hope you understand the book exercises. Good morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class we have completed our 4 short question answer of chapter number 3rd, Rural Life and Society. Today we do the remaining 2 short question answer and long question answer of chapter number 3rd. So let we continue our class with the question number 5. Mention the effects of the revenue system. कि revenue system के क्या प्रभाव हुए? The high rates of revenue imposed on the peasants under the system improvised
द रूरल इंडियंस, कि जो हाई रेट थे रेवेन्यू सिस्टम के, जो ज़्यादा कर ब्रिटिश सरकार भारतीयों के ऊपर लगा रही थी, भारतीय ग्रामीणों के ऊपर लगा रही थी, तो उनसे भारतीयों की दया क्या हो गई थी, दयनीय हो गई थी, बिल्कुल ही खराब हो गई थी। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप लेड टू द इन्फ्लक्स ऑफ फिनिश्ड गुड इन इंडियन मार्केट। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी यूरोप के अंदर, वो भी किसका कारण थी कि भारतीय मार्केट के अंदर जो सामान था वो खत्म हो गया था, तो यहाँ पे जो माल था वो वहां नहीं पहुंच पा रहा था, तो इसी कारण क्या हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन वाज द मालावारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। मालावारी सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस कराया गया या मालावारी सिस्टम कब आया? आंसर इज द मालावारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1822। कब आया? 1822 में आया। ठीक है बेटा, 3 सिस्टम्स थे हमारे, 3 रेवेन्यू सिस्टम्स थे। पहला परमानेंट, सेकंड रोयतवारी एंड थर्ड मालावारी। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज कि मेंशन द राइट ए डिटेल ऑन द इफेक्ट्स ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है बेटा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो ये अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था शॉर्ट का, उसी का सेम आंसर है, तो आप उसी को लिख सकते हो या फिर आप उसको कट भी कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन द रेवेन्यू सिस्टम अंडर मुगल्स, कि मुगल्स के अंडर में रेवेन्यू सिस्टम कैसा था ये हमें बताना है। आंसर इज द रेवेन्यू सिस्टम अंडर मुगल्स, रेवेन्यू सिस्टम मुगल्स के अंडर में द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, कि जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, जो कर कलेक्ट किया जाता था, वो एक केंद्रीकृत सिस्टम में कलेक्ट किया जाता था, which consisted of मनसबदार और ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, कि जिसके अंदर जो मनसबदार होते थे या जो ऑफिशियल्स होते थे, जो राज्य के अधिकारी होते थे, रिस्पॉन्सिबल होते थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज जनरली कलेक्टेड एज टैक्स, और जो प्रोडक्शन होती थी खेत के अंदर, जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/3 भाग किसके रूप में? टैक्स के रूप में दे दिया जाता था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन द रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश, कि ब्रिटिश के अंदर में रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, कर की प्रणाली कैसी थी, वो हमें बताना है। आंसर इज द रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश, कि रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश के अंतर्गत द ब्रिटिश इन इंडिया वर्कड आउट डिफरेंट रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम्स, कि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे काम किए रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, बहुत सारी तरकीबें लगाई, बहुत सारे प्रकार लेके आए वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। फर्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट। पहला कौन सा आया? परमानेंट सेटलमेंट आया, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था और 1793 में। ठीक है, उसके बाद रोयतवारी सिस्टम आया, जो डायरेक्ट रोयत या जो टीलर ऑफ लैंड होते थे उनसे लिया जाता था। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या था कि कर जो था वो परमानेंट था। रोयतवारी के अंदर रोयत या जो टीलर ऑफ लैंड थे उनसे लिया जाता था। इसकी बेटा कोई डेट मेंशन नहीं है बुक में। और थर्ड है मालावारी सिस्टम, जो 1822 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ठीक है, इसके अंदर कोई गांव के जो कम्युनिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टैक्स कलेक्ट करने के लिए या टैक्स पे करने के लिए। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इंडिगो रेबिलियन या रेवोल्यूशन, कि जो नील की क्रांति हुई थी उसके बारे में हमें बताना है। या तो आप रेबिलियन भी लिख सकते हो, रेवोल्यूशन भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। द इंडिगो रेबिलियन ब्रोक आउट इन बंगाल इन 1859 to 60, कि जो इंडिगो रेबिलियन हुई थी बंगाल के अंदर, तो वो कब हुई थी? 1859 to 60 हुई थी। इन दिस रेवोल्यूशन द पीजेंट्स वर सपोर्टेड बाय द इंडियन इंटेलिजेंसिया, कि इन रिवोल्यूशन के अंदर जो किसान थे वो भारत के जो अग्रणी नेता थे उनके द्वारा सपोर्ट किए गए थे। आफ्टर दैट गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंडिगो कमीशन, और इसके बाद जब ये क्रांति स्टार्ट हो गई, ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गई बंगाल के अंदर, तो जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि एक कमीशन बैठाया, इंडिगो कमीशन। इट वॉज स्टेटेड दैट, कि इसने स्टेट किया कि द पीजेंट्स कुड नॉट फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो, कि भारतीय किसान बिल्कुल भी फोर्स नहीं किए जा सकते इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए।
So students, we complete our short and long question answer of this chapter, third chapter. Now we start our fourth chapter of history. The name of our fourth chapter of history is colonialism and tribal society. कि जो अंग्रेजी सरकार थी और जो हमारी जनजातियां थी समाज के अंदर, उनके बारे में. तो अब इंडोजेनियस फोकसिंग पॉइंट है इंडोजेनियस ट्राइब्स ऑफ इंडिया एंड ट्राइबल लाइफ ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईरा. ठीक है. So let we continue our class with the first topic, आदिवासी इंडोजीनियस ट्राइब्स ऑफ इंडिया. कि भारत के जो पहले जो लोग थे वो क्या थे, इंडोजीनियस थे या उनको आदिवासी बोलते थे. आदिवासी इज द टर्म विच इज यूज्ड टू कलेक्टिवली रेफर्स टू द इंडोजीनियस ग्रुप्स ऑफ इंडिया. कि आदिवासी टर्म जो यूज हो रही है वो किसके लिए यूज हो रही है, कि जो इंडोजीनियस ग्रुप थे, जो भारत के पहले के ग्रुप थे, जो लोग भारत के अंदर रहते थे, उनको आदिवासी कहते थे. These tribal groups have always lived away from the mainstream in remote area. कि ये जो जातियां थी have always lived away from the mainstream in remote areas. कि जो remote areas थे, जो changes एरिया थे या जो मेन स्ट्रीम थी, मतलब कि जो गांव या कोई शहर था, उनसे अलग रहते थे. Due to lack of the knowledge of writing, we do not have much record on these groups. कि knowledge of writing, की writing की knowledge का अभाव के कारण हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इन ग्रुप्स का. Now scholars now known as anthropologists study them by staying close to these tribes. कि जो स्कॉलर्स हैं जो इन ट्राइब्स के पास रहते हैं, इनका स्टडी करने के लिए उनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं. दीज आर 100 ऑफ सच ट्राइबल ग्रुप्स ऑल ओवर द कंट्री. और इस तरह के जो सैकड़ों ग्रुप, हंड्रेड्स ऑफ सच ट्राइबल ग्रुप्स की सैकड़ों ट्राइबल आदिवासी ग्रुप पूरे भारत में फैले हुए हैं या रहते हैं. द ट्राइबल ग्रुप्स हैव देयर ओन आइडेंटिटी एंड कल्चर विच वॉज डेवलप्ड. कि इन ट्राइबल ग्रुप्स की खुद की पहचान है, इनका खुद का कल्चर है जो डेवलप अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी. की जो समाज, मेन जो मुख्य समाज है उससे दूर है, उसकी डेवलपमेंट से उससे दूर डेवलप हो रहा है वो. इन आइसोलेशन, कि उनसे दूर, ये आइसोलेशन जैसे कि अभी जो कोविड-19 फैल रहा है उसमें जो आइसोलेशन का मतलब होता है कि जो किसी व्यक्ति को अगर कोरोना हो गया है तो उसको अलग से रखते हैं, सबसे अलग रखते हैं. ठीक है. उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं. तो ये लोग अपना अलग ही एक समाज बना के रहते थे. दे हैव ए क्लोज रिलेशनशिप विद द नेचर एंड प्रैक्टिस कम्युनल ओनरशिप ऑफ द लैंड. इन लोगों का क्लोज रिलेशनशिप किससे था, प्रकृति से था, और ये जो लैंड से क्लोज रहते थे. द कमिंग ऑफ द कॉलोनियल रूल डिस्ट्रप्टेड देयर वे ऑफ लाइफ. और जो अंग्रेजी सरकार का जो कॉलोनियल रूल आया, ब्रिटिश रूल आया, उसने इनके जीवन को मतलब कि उसमें विरोध डाल दिया. ट्राइबल लाइफ ड्यूरिंग द ब्रिटिश ईरा. की आदिवासी जीवन ब्रिटिश ईरा के दौरान. इन प्री कॉलोनियल टाइम्स द सब्सिडेंसेस वॉज मेट थ्रू द यूज ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. कि प्री कॉलोनियल टाइम में, कि जब कॉलोनी यहाँ पे नहीं आई थी, तो ये लोग क्या करते थे, यूज ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. दे ऑल्सो प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन अलॉन्ग विद रियरिंग ऑफ एनिमल्स. और ये क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे. शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होती है, कि एक जगह कृषि करने के बाद, कुछ साल एक जगह कृषि करने के बाद दूसरी जगह पे जाके कृषि की जाती है, तो उसको शिफ्ट कर जाना एक जगह से. और ये एनिमल्स को चराने का काम भी करते थे. दीज सोसाइटीज evolved at their own paces. और ये जो सोसाइटीज थी ये खुद के ऊपर ही निर्भर रहती थी. They thus had their own form of political, social and economic system. और इनके क्या थे, खुद के पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम थे. इनका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इनका खुद का सिस्टम था. ये खुद के ऊपर ही बिलीव करते थे और खुद से ही ये अपना सारा काम संभालते थे. I hope students you understand the chapter very well and write down the long question answer and short question answer in your fair notebook. Thank you. Have a nice day.